Hello children, welcome back. How are you? Hope all you will be fine. Children, आज मैं आपको यानी कि दिस वीक आई विल नॉट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर. इस वीक मैं आपको वही चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी जो चैप्टर मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं. नेक्स्ट वीक से हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों के कुछ डाउट थे, कुछ क्वेरी थी और बहुत से बच्चों ने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं है. जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा नहीं है वो उसको दोबारा देख लें. जिनके कोई डाउट हैं वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और जिन बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट नहीं किया है वो अपना असाइनमेंट पूरा कर लेंगे. अभी मैं आपको कोई नया काम नहीं दूंगी, सिर्फ आपको जो मैंने प्रीवियस वर्क है आपको वही कंप्लीट करना है. मैं आपको सिर्फ आज फर्स्ट 2 चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण और वर्ण विचार इन दोनों का रिवीजन करवाऊंगी. तो पहला चैप्टर हमारा बच्चों है भाषा, लिपि तथा व्याकरण. भाषा क्या है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना. भाषा का मुख्य प्रयोग बोलकर ही होता है, परंतु दूरस्थ मनुष्य पर हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और लिखे वाक्यों को पढ़कर भी प्रकट करते हैं. वाक्यों को बोला भी जाता है. अतः भाषा शब्द में बोलने, लिखने दोनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है. अब भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? भाषा की आवश्यकता हमें निम्न रूप से पड़ती है, जैसे सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, वार्तालाप करने या बोलने के लिए, व्यक्ति तथा वस्तुओं को पहचानने व स्मरण करने, स्मरण मतलब याद करने के लिए. तो भाषा क्या है? भाषा वह शब्दमय माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर सरलता, स्पष्टतया, विचार विस्तार तथा पूर्णता से व्यक्त कर सकता है. अब हमारे विश्व में अनेक भाषाएं हैं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, उर्दू आदि. लेकिन हमारे देश में ही विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम आदि आदि. अब भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो सिर्फ बोलकर या सुनकर व्यक्त की जाती है. ये भाषा का अस्थायी रूप होता है क्योंकि हम सिर्फ इसमें बोलते हैं, लिखा कुछ नहीं होता. तो मुंह से बोले जाने वाली तथा कानों से सुननी जाने वाली भाषा मौखिक या कथित भाषा कहलाती है. ये भाषा क्योंकि ये सिर्फ बोलने और सुनने के लिए प्रयोग की जाती है. दूसरी क्या है? लिखित भाषा. लिखित भाषा क्या होती है? ये भाषा जिसे हम लिखकर और पढ़कर अपने मन के विचारों और भावों को समझते हैं और समझाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है. इसमें हम लिखा हुआ पढ़ना या लिखकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं. तो इस प्रकार हमारे भाषा के 2 भेद हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप है और लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है. अब लिपि क्या होती है? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए किए गए निश्चित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं. किसी भी भाषा की लिखाई को लिपि कहा जाता है कि हमारे अक्षर किस भाषा में लिखे जा रहे हैं. हमारी हिंदी जिस अक्षरों में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं. अर्थात हम जिन वर्णों का, वर्ण मतलब क्या? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, जितने हमारे वर्ण होते हैं हिंदी माला में, इनका हिंदी लेखन में जिनका हम प्रयोग करते हैं वे सब देवनागरी लिपि के वर्ण हैं. इस प्रकार हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है जो नीचे लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. अब हिंदी भाषा और उसका महत्व. हिंदी भाषा हमारे आम भाषा तथा जनभाषा बन गई है क्योंकि ये हमारे राष्ट्र में या विश्व में हमारे में इसे बोलने तथा समझने वालों की संख्या 100 करोड़ से करीब है. इसलिए ये राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा माध्यम भी है. ये हमारे देश के सभी भागों में ये भाषा बोली जाती है. ये हमारे भारत में जन जन को जोड़ने वाली भाषा है. भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है. इसलिए हम लोग 14 सितंबर को अपने स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाते हैं. अब आइए व्याकरण. व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करके उसके स्वरूप को प्रकट करता है और भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि समझाता है.
व्याकरण का ज्ञान हमें त्रुटिहीन, मतलब हमारी भाषा में कोई गलती ना हो, जब हम बोलें या लिखें हमसे हिंदी भाषा में किसी प्रकार की भी कोई गलतियाँ ना हो, ये हमको व्याकरण सिखाता है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा को विकृत मतलब बिगड़ी हुई भाषा को सही रूप से करना होता है, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य भाषा को विकृत होने से बचाना है। व्याकरण का ज्ञान मनुष्य में आत्मविश्वास का संचार करता है। अब व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द कैसे होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पद विचार में हम पदों के भेदों की आलोचना के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य विचार में हम वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। इन सब का डिटेल हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद करना है कि व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। तो इस प्रकार बेटा हम लोगों ने भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, लिपि, व्याकरण आदि का ज्ञान किया। बच्चों, आपको हमने एक बात और बताई थी कि मातृभाषा, राजभाषा और साहित्य ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जो बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ और परिवार वालों के संपर्क में आने से सीखता है। राजभाषा क्या होती है? जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। साहित्य क्या होता है? किसी भी भाषा में लिखा ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। और साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत हमारे निबंध, कहानी, संस्मरण, उपन्यास आदि आते हैं और पद्य के अंतर्गत गीत, कविता, गजल, दोहे, चौपाई आदि आते हैं। बच्चों, ये मातृभाषा, राजभाषा, साहित्य ये इस चैप्टर के अंग नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा के ज्ञान से पहले हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इस प्रकार से हमारा चैप्टर बहुत ईजी है, ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये एक्सरसाइजेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेना। आपको सिर्फ वही करना है जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। अब आइए, हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है? वर्ण विचार। वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते। जैसे छोटा आ, बड़ा, क्या इनको हम तोड़ सकते हैं? नहीं। इन वर्णों की सहायता से तो शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, हम लोग जिसके खंड नहीं कर सकते। तो अब वर्णमाला क्या होती है? किसी भी भाषा के क्रमबद्ध वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी में 11 स्वर होते हैं, छोटे आ से लेकर अ तक। अंग और आहा ये अयोग्य वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, फिर भी ध्वनि वाहन करते हैं। अब हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33। का की लाइन के का वर्ग, चा की लाइन के, टा की लाइन के, ता की लाइन के और पा की लाइन के, या, रा, ला व शा, सा, हा। तो का से लेकर जो हा तक होते हैं 33 ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और बच्चों, जो हमारा डा से डमरू, ढा से ढक्कन था, अगर हम इनके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? णाणा। इसलिए ये 2 व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अब आइए वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं बच्चों? हमने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं। इनका उच्चारण किसी बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इसमें किसी और शब्द की या किसी और वर्ण की आवाज़ नहीं मिली होती है। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है ना? ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ये 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर ये खाली इसको बोलने में हमें 3 गुना समय अधिक लगता है, और ये इसका जो हम लिखते हैं वो हिंदी का अंक 3 के अनुसार लिखते हैं, 3 की तरह लिखते हैं। इन स्वरों का उच्चारण दूर से
बुलाने में तथा ओम के लंबे स्वर सहित प्रयोग किया जाता है, जैसे हे कृष्ण, ओम इत्यादि। लेकिन प्लुत स्वर का प्रचलन आजकल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हमारे स्वर के 3 भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब मात्रा क्या होती हैं? जितने भी स्वर होते हैं बच्चों, उनकी सबकी मात्राएं लगती हैं। जैसे आपने देखा छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की ऐसी बड़ी, बड़ा ऊ री ए आई ओ औ। अब बच्चों जो छोटा होता है ना, उसकी कोई मात्रा नहीं होती नहीं। जब यह किसी व्यंजन में लगता है तो उसका हल चिन्ह हट जाता है। जैसे ये का है, इसके नीचे हलंत लगाए, इसका मतलब ये आधा का है, और इसके नीचे हलंत नहीं लगाए, इसका मतलब इसमें का में छोटा आ मिला हुआ है। तो इस प्रकार बेटा हमारे स्वरों की 11 मात्राएं होती हैं। अयोग्य क्या होते हैं? अंग और आहा अयोग्य कहलाते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण नासिका से किया जाता है तथा उच्चारण करते समय अधिक बल का प्रयोग किया जाता है, वे अनुस्वार कहलाते हैं। इसके ऊपर अंग की बिंदी रखती है, जैसे अंग, मंत्र, तंत्र, गंधा, अंधा, कंगन आदि। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार का कोमल रूप अनुनासिक कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती, नासिका मतलब नाक से भी निकलती है, क्योंकि अनुस्वार में खाली नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। इसका चिन्ह ऊपर चांद की बिंदी के समान होता है। विसर्ग क्या होता है? जिसमें 2 बिंदियां लगाई जाती हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है। इनका उच्चारण केवल संस्कृत में आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, कृष्णा, नृपा आदि। अब बच्चों व्यंजन क्या होता है? जिन ध्वनियों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से ही होता है, और ये संख्या में 33 होते हैं। जैसे आपने बोला का, तो ये का में आ की आवाज़ आ रही है, माँ में भी आ की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार सारे व्यंजनों में स्वर की आवाज़ मिली होती है। ये भी 3 होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग और ता वर्ग, यानी कि का की लाइन के, टा की लाइन के, पा की लाइन के, चा की लाइन के और ता की लाइन के। इस प्रकार से ये 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन ये हमारे 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, शा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ये भी 4 होते हैं, श, श, स, हा। तो इस प्रकार से हमारे स्वर होते हैं वो 2, जो हमारे स्वर थे वो 3 थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और जो व्यंजन है उसके भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे श्रा से परिश्रम लिखते हैं हम लोग, श्रम, तो इसमें शा और रा की साउंड मिली होती है। छा से छत्री, इसमें का और शा की साउंड। त्रा में ता और रा की साउंड। जा में जा और या की साउंड मिली होती है। तो इस प्रकार से हमारे का से लेकर हा तक के हमारे जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे वो व्यंजन होते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन के हमारे होते हैं वो होते हैं छत, रंग, या और एक श्रा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से उपयुक्त 33 व्यंजनों के अलावा हिंदी में ड़ा और ड़ा, ये 2 व्यंजनों का भी प्रयोग होता है। जैसे घड़ा में अगर हम लोग घड़ा में से ड़ा की बिंदी हटा दें तो गटा बन जाएगा, है ना। पड़ा, पेड़ा, जोड़ आदि, जैसे पड़, गढ़, इस प्रकार से ना। तो इस प्रकार से व्यंजन ये 2 हमारे उच्चित व्यंजन कहलाते हैं। तो का से जो हा तक हो गए वो हमारे हो गए व्यंजन। छत, रंग, या और श्रा, ये 4 हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। और जो रा और डा है ये दोनों हमारे, ये रा ये हमारे दोनों क्या हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। अब द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो द्वित व्यंजन कहलाती हैं। मतलब इसमें एक ही व्यंजन 2 बार आता है, एक ही वर्ण 2 बार आता है, एक बार आधा और एक बार पूरा। जैसे कि कक्का, जैसे पक्का, छक्का, सच्चा, इसमें तो कच्चा, खट्टा, पट्टा, पत्ता, छत्ता, है ना। तो इसमें जो का है ये 2 बार रिपीट हुए, द्वित मतलब 2 बार, तो ये हमारे द्वित व्यंजन हुए, क्योंकि का व्यंजन भी है
और ये 2 बार भी आया है, तो इस प्रकार से ये हमारा द्वित्व व्यंजन हो गया। वर्ण संयोग, जब 2 विभिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इनके इस मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। देखिए बच्चों, ऊपर तो सेम वर्ड थे, सेम वर्ड थे तो द्वित्व हो गए। इसमें क्या है, खा प्लस था, आधा खा है ता, खा अलग वर्ण है ता अलग है, इसमें 2 विभिन्न वर्ण मिले हैं तो ये वर्ण संयोग हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये द्वित्व व्यंजन हो गए और ये वर्ण संयोग वाले व्यंजन हो गए। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। उच्चारण मतलब बोलने के, कि कुछ व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है और कुछ व्यंजनों को बोलने में अधिक समय लगता है। तो जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से अल्प मात्रा में श्वास निकले वह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, का, ग, न, च, ज, य, ट, ण, त, द, न, प, व, म, य, र, ल, व, ये सब हमारे अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलने में हमें कम समय लग रहा है। अब महाप्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से अधिक मात्रा में श्वास निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे खा, देखिए उसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है ना, हमारी जो श्वास है वो ज़्यादा देर तक निकलती है। घ, छ, झ, तो इस प्रकार से जो जितने व्यंजन हैं ये हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा भाषा लिपि व्याकरण और वर्ण विचार जो चैप्टर था वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आपको ये एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी है, अगर आप चाहें तो इसको अपने आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं, ऐसे रिवीजन। उसके बाद ये सब आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप स्वयं कर लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आज आपको फर्स्ट 2 चैप्टर भाषा लिपि व्याकरण और वर्ण विचार दोनों का रिवीजन करवाया है। अब आपको अब फिर से इन 2 चैप्टरों की रीडिंग करनी है और समझना है पाठ को। और अगर आपने इसका असाइनमेंट कर लिया है दैट्स वेरी गुड, और जिन्होंने अभी तक इसका असाइनमेंट नहीं किया है, कार्य पूरा नहीं किया है, वो कृपया अपना कार्य पूरा कर ले, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से नए चैप्टर पढ़ाऊँगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो बच्चों अब मैं अभी वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।